अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में BIF 101 को जो लेक्चर नंबर है 91 से लेकर 93 तक, ये 3 लेक्चर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको पहले बताता जाऊं कि ये लेंथी लेक्चर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताऊंगा, वो आपने याद करना है जस्ट। और उसी से आपका जो है फाइनल टर्म का जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 91 जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी कुछ दी हुई डेफिनेशंस, यानी DBMMS की जो डेफिनेशंस दी हुई है, ये हमारे पास ये 7 डेफिनेशन दी हुई है, ये 1 से लेकर 7 तक। तो इनमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई एक सी जो आपको अच्छी लगे, छोटी नहीं करनी, थोड़ी सी बड़ी भी हो और अच्छी भी हो, वो आपने याद करनी है। तो पहली डेफिनेशन अगर देखें, इसमें है a shared collection of logical related data designed to meet the information need of multiple users in an organization। तो अगर आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो यहाँ पर होता क्या है, DBMS में या डेटाबेस में, यहाँ पर डाटा जो होता है हमारे पास, उसको हम जो है कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे जो है मज़ीद जो हम आउटपुट लेते किससे हैं, कंप्यूटर से। इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने याद करनी है। सबसे पहला कि हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको कंप्यूटराइज्ड करेंगे, ठीक है, और उसको रीटेबल और रिट्राइव्ड बनाएंगे ताकि हम उससे आउटपुट ले सकें। यही 3 चीज़ें इन सारी डेफिनेशन में थोड़ी सी अल्फाज जो चेंज करके आएंगी, ठीक। जैसे कि इस अगर दूसरी में देखें तो यहाँ पर इसमें एक और बात बताता जाऊँ कि जो डेटाबेस है टर्म और जो DBMS है वो एक दूसरे के सिनोनिम रेफ़र किए जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, यानी ये एक दूसरे के मुखालफ है। इनको भी नीचे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। उससे आगे है दूसरा, जो इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। वो डाटा जो कलेक्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसका पार्ट नंबर, प्रोडक्ट के उसके कोड, उसका जो जिसको बेचना चाहते हैं जो कस्टमर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, स्टोर करेंगे कंप्यूटर में और फिर क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो 5th इसको देखें तो ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट, वही बात है, सही। तो इनमें से मैंने आपको कहा कि एक जो आपको लगे ये 6 वाली, 2 वाली या 4 वाली, इन तीनों में से जो एक आपको अच्छी लगती है वो आप इसकी डेफिनेशन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि द डाटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। यानी डाटाबेस क्या है, ये डाटा का कलेक्शन है, जो कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। इसमें नीचे उन्होंने एग्जांपल में देखा है, क्रिकेट है, टीम्स, स्टूडेंट्स, बसेस, मूवीज़, पर्सनैलिटीज़, स्टार, सीज, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हॉबीज़, होटल्स, पेट्स, कंट्रीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है डाटा की तारीफ दी हुई है कि व्हाट वी मीन बाय डाटा, सिंपली द फैक्ट्स आर फिगर्स, ठीक है। ये डाटा की तारीफ यहाँ पर दी हुई है। इसके आगे यहाँ पर अगर यहाँ से देखें तो आपको थोड़ा सा वाज़ह हो जाएगा कि ये हमारे पास क्रिकेट प्लेयर है, तो इसका जो हमारे पास डाटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो सारा आ जाएगा कि वो कौन सी कंट्री का, उसका नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलिटी, मैचेस प्लेड उसने कितने किए हैं, रन्स कितने बनाए, ये सारा कुछ उसकी डाटा में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो डाटाबेस जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसा कि पीछे देखा। लेकिन DBMS क्या है, ये एक टूल है जो इस डाटा को मैनेज करता है, यानी कलेक्ट डाटा कर लिए फिर उसको मैनेज करना, वो कौन सी टूल करती है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जॉटली और कार्ड डाटाबेस सिस्टम कहलाते हैं इनको, ठीक है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने आ गई। तो इम्पोर्टेंस में अगर इसकी देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें याद करने की हैं, ये जो है डाटाबेसेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जिसे कह सकते हैं आप, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच थी हैंडलिंग द कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन, यानी वो कमर्शियल हो सकते थे या बिजनेस एप्लीकेशन हो सकते थे, उनको कंप्यूटर की मदद से अप्रोच करना था। एंड इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी किसके रिप्लेसमेंट में ये आया, मैनुअल फाइल सिस्टम के। मैनुअल फाइल सिस्टम का क्या मतलब है, यानी जो हाथ से कलेक्ट करते थे, हाथ से लिखते थे सारा कुछ, अब कंप्यूटर की मदद से आया, तो ये ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, इसलिए इसको रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये सिर्फ इतना आपने याद करना है, ये बाकी जो आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है।
तो एडवांटेज अगर देखें डाटाबेसेस के, तो यहाँ पर हमारे सामने है कि इट विल बी हेल्पफुल टू रिट्रीट आवर डाटाबेस डेफिनेशन हियर, दैट इज डाटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप इसके एडवांटेज में कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इसके ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग क्या होती है? इसमें कोई चीज़ बताई हुई नहीं है, सादा इसमें बताया गया है कि जो डाटा है वो डिफरेंट एप्लीकेशन या सब सिस्टम से जो हम लेकर एक सेम प्लेस में उसको रख देंगे। और इंट्रोड्यूस द मेजर बेनिफिट ऑफ डाटा शेयरिंग इज़ द कॉमन अमॉन्ग डिफरेंट एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड रिपीटेडली। उसे एक दफ़ा ही हम क्या करेंगे, रख देंगे, बार बार उसे रिपीट करके स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं जस्ट रिकमेंड करूँगा कि एडवांटेज अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये लॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, शॉर्ट में आता है। 2 या 3 मार्क्स का है तो आपने सिर्फ जो है इसका नेम लिखने हैं। सबसे पहले डाटा शेयरिंग का, डाटा इंडिपेंडेंस का, ये कंट्रोल रिडंडेंसी का, और बेटर डाटा इंटीग्रिटी का। तो अगर डाटा इंडिपेंडेंस में देखें तो यहाँ पर आपने ये याद करना है ये वाला कि डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा आज़ाद है। इसका क्या वजह है कि इसकी वजह यह है कि डाटा और प्रोग्राम्स जो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनको आपस में तल्लक है लेकिन एक दूसरे से आज़ाद काम करते हैं। सो चेंज इज़ वंस हैज़ नो और मिनिमम इफेक्ट ऑन अदर data is structure stored in the database, whereas application program manipulating these data are stored separately. The change in one does not unnecessarily affect other. तो अगर एक में डाटा में चेंज आता है तो प्रोग्राम को ज़रा भी इफेक्ट नहीं आएगा, अगर प्रोग्राम में इफेक्ट आता है तो डाटा में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अगर कंट्रोल्ड रिडंडेंसी में देखें तो यहाँ पर क्या है कि मींस वी डू नॉट नीड टू डुप्लीकेट डाटा अननेसेसरली, वी डू डुप्लीकेट डाटा इन दी डाटाबेस। डाटाबेस में हमें डुप्लीकेट डाटा की ज़रूरत होती है, या एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर डुप्लीकेट डाटा बताया गया है कि इसके हमें सिर्फ डाटाबेस में ज़रूरत होती है, और वी डू नॉट नीड टू डुप्लीकेट डाटा अननेसेसरली। तो यहाँ पर हाउ आर दिस डुप्लीकेशन डेलिब्रेट एंड कंट्रोल, ये जानबूझकर करते हैं और कंट्रोल भी होते हैं। बेटर डाटा इंटीग्रिटी, इसका माने ये है कि जो डाटा हम इंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, प्रोग्राम में, डीबीएमएस सिस्टम में, वो वैलिड है कि नहीं है उसकी, यानी वो एक्चुअली सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और हमने जो कस्टमर का जो एड्रेस इंटर किया वो वैलिड नहीं है, तो वो दोबारा हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है कि जो आप का जो चीज़ आप उसमें इंटर कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, मींस द वैलिडिटी ऑफ डाटा बीइंग इंटर्ड इन द डाटाबेस। ठीक है, ये पहली लाइन जो है ये अच्छे से कर लें बस। अगर बात करें इसकी एक्सरसाइजेस की तो यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। अब बात करेंगे 92 लेक्चर की। तो अगर बात करें 92 लेक्चर जो हमारे पास है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले जो याद करने की चीज़ है इसमें वो आपने इसके एडवांटेज याद करने हैं कि डाटा कंसिस्टेंसी इसकी एक एडवांटेज है, बेटर डाटा सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद ये कुछ और भी प्रोवाइड करता है जैसे कि इकोनॉमी ऑफ अ स्केल, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, यानी डाटा अगर आपसे कोई चीज़ आपके जहन में नहीं आ रही तो आप इसको दोबारा बैकअप लेकर रिकवरी में प्रोसीजर करके इससे सारा कुछ ले सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट द शुगर, तो डिसएडवांटेज इसके कुछ और भी हैं, एडवांटेज का डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसकी कॉस्ट जो वो भी हायर होती है, कन्वर्जन कॉस्ट भी इसकी होती है, मोर डिफ़िकल्ट रिकवरी, और बाद जो इसकी रिकवरी होती है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। रेट डाटा एज अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन दी हुई ये आपने याद करनी है। एनी एसेट दैट इज़ ऑफ वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इनकर्स कॉस्ट, कोई भी ऐसी शय जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू तो दे लेकिन उस पर जो है वो कॉस्ट आए तो वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, इस डाटा रिसोर्स, तो ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डाटा रिसोर्स है तो यस जी हाँ ये एक रिसोर्स के तौर पर काम करता है। यहाँ पर इसको छोड़ दें, जो याद करने की चीज़ है वो हम करते हैं। लेवल्स ऑफ डाटा, लेवल्स ऑफ डाटा, डाटा के लेवल्स कितने हैं? 3 हैं। रियल वर्ल्ड डाटा, मेटा डाटा, डाटा अकरेंसी याद रखने हैं। डेटाबेस यूजर्स, यूजर्स कितने हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, एंड यूजर्स, नेव, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ठीक है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA ये क्या होता है ये आपने याद करनी इसकी डेफिनेशन कि अ पर्सन हु हैज सेंट्रल कंट्रोल ओवर डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट असेस दिस डाटा। ये
एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या करता है कि उसके पास उस डाटा और प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, और वो उस डाटा को एक्सेस रखता है, यानी उस तक रसाई रखता है। तो फंक्शन ऑफ डीबीए जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके फंक्शन क्या है? स्कीमिया डेफिनेशन, ग्रांटिंग डाटा एक्सेस, रूटीन मेंटेनेंस, बैकअप, मॉनिटरिंग, डिस्क स्पेस, मॉनिटरिंग, जॉब रनिंग। यहाँ पर टाइप टिपिकल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो एंड यूजर्स, एप्लीकेशन, प्रोग्रामर, सारा कुछ है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं इसमें, कि इसकी हिस्ट्री 1960 में जो 60 में शुरू हुई थी आईएमएस आईडीएस के नाम से, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हुई डाटा सिस्टम लैंग्वेज पर, जिसको CODASYL शॉर्ट में लिखते हैं, ये आपने याद रखना है ज़रूरी, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि डेटाबेस टास्क ग्रुप, ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये इनको आपने याद रखना है, डेटाबेस टास्क ग्रुप। और जो पीछे था हमारे पास एक जनरल आर्किटेक्चर 1971 में जो था हुआ, ठीक है। हिस्ट्री में अगर दोबारा जाए तो डेटाबेस टास्क जो ग्रुप था, 2 लेयर्ड आर्किटेक्चर हैविंग, इसकी 2 लेयर है, ये आपने याद रखनी। कौन कौन सी? सिस्टम व्यू स्कीमा है और यूज़र व्यू सब स्कीमा है। हिस्ट्री में दोबारा अगर देखें तो यहाँ पर कंपनीज के नाम दिए हुए हैं और एक बहुत ही मशहूर है स्पार्क। तो पहले अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ANSI SI और स्टैंडर्ड प्लानिंग रिक्वायरमेंट कमेटी, स्पार्क जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर एक और MCQs है इम्पोर्टेंट, NC स्पार्क 3 लेयर आर्किटेक्चर, ये आपने याद रखना है 3 लेयर। और जो हमारे पास पीछे था उसकी 2 लेयर थी, वो कौन था? पीछे जो था हमारे पास उसकी 2 लेयर थी, ये वाला DBTG, इसकी 2 लेयर है और इसकी 3 लेयर है। समरी अगर इसकी देखें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, प्रोज कॉन्स ऑफ DB, लेवल्स ऑफ डाटा टाइप्स ऑफ यूजर, हिस्ट्री ऑफ एल, थैंक्स। और ये जो लेक्चर नंबर 92 था ये ख़त्म हुआ, अब 93 की देखते हैं। लेक्चर नंबर जो 93 है, जिसका यहाँ पर CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर 36 के नाम से दिया हुआ, ये LMS में मौजूद है जहाँ से मैंने डाउनलोड किए हैं, और वहीं से आपको सामने ये है सारा कुछ। ये मैंने कोई अपने तरफ से नहीं बनाया, ये बिल्कुल रियल है जो सर ने भेजे हैं, तो यही आपने याद करने हैं इनमें से। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपके कि वी लुक्ड एट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। यहाँ पर इसको छोड़ दें, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की, कि SW प्रोग्राम्स या SWHW सिस्टम जो होता है डिजाइन होता है परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क एम्प्लॉइंग स्ट्रेटजीज दैट मिमिक सम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन थॉट। आर्टिफिशियल ये वो चीज़ होती है, ये वो एम्प्लॉय यानी स्ट्रेटजीज करके जो टास्क कंप्लीट करता है जो ह्यूमन थॉट के रिलेटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैवी किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नॉट अ सुटेबल हैमर फॉर ऑल नील्स, इफ और देन, इन 4 चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ है। कि इफ जो है, द नेचर ऑफ कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड इन अ टास्क इज नॉट वेल अंडरस्टूड, यानी नेचर की जो टास्क है वो अच्छी तरह से अभी समझी नहीं जा चुकी। और जो है, देयर आर टू मेनी एक्सेप्शंस टू द रूल्स, रूल्स के लिए बहुत सारे एक्सेप्शन जो है वो लगा दी गई हैं, और नॉन एल्गोरिथम्स आर टू कॉम्प्लेक्स और इनएफिशिएंट देन एल हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ऑफरिंग एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ये आपने याद नहीं करना। सिलेक्टेड एप्लीकेशन जो यहाँ पर है ये आपने याद कर लेनी कि इसकी सिलेक्टेड जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हैं। गेम्स है जिसमें चेस है और सिम सिटी है। इमेज रिकॉग्निशन है, यानी इमेज को किस तरह पहचाना जाए, और मेडिकल डायग्नोसिस है यानी मेडिकल तशखीस। रोबोट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरल यहाँ से न्यूरल आपके ज़हनी की तरफ गया होगा, दिमाग की तरफ, कि ओरिजिनल इंस्पिरेशन वाज द ह्यूमन ब्रेन, emphasis now on usefulness as a computational tool, यानी जो मेन ओरिजिनल इंस्पिरेशन है वो इंसान का दिमाग ही है, जिसको हम कंप्यूटेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिदम, जेनेटिक आ गया तो डार्विन्स थ्योरी कैसे हम बोल सकते हैं, ये बेस्ड है डार्विन्स इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जेनेटिक एल्गोरिदम किस पर मौजूद है, और रिक्वायर द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ गुड सॉल्यूशन बट नॉट हाउ टू गेट टू द सॉल्यूशन, ये सिर्फ इसमें एबिलिटी है कि ये सॉल्यूशन को रिक्वायर यानी पहचान सकता है, लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकता। जेनेटिक एल्गोरिदम है। रूल बेस्ड सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि ये रूल बेस्ड है, तो यानी रूल्स पर मौजूद है, प्रिंसिपल्स इसमें होंगे। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस,
यानी ह्यूमंस की एबिलिटी की जो लॉजिकल रीजनिंग या ब्रेन के जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं उन पर ये मुश्तमिल है। फजी लॉजिक, फजी थोड़ा सा होता है धुंधला सा नजर आने वाला फज जिसे हम कहते हैं, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग फैकल्टी दैट ह्यूमंस यूज व्हेन फेस्ड विद लिंग्विस्टिक एम्बिग्यूटी। यहाँ पर एम्बिग्यूटी और फजी जो है एक दूसरे को सिनोनिम्स है, ये जाहिर कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स पर बेस पर जो हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग होगी, सोच होगी ह्यूमंस की, उसको हम फेस करके क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक एम्बिग्यूटी के साथ उसको फेस करेंगे और उससे नतीजा हासिल करेंगे मजीद। तो जो राइट टेक्निक है वो कौन सी है? सिलेक्शन ऑफ द राइट A1 टेक्निक रिक्वायर्स एन एस्टिमेट नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एज वेल एज टेक्निक अंडर कंसिडरेशन। अगर प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो राइट टेक्निक कैसे होगी? प्रॉब्लम का पता लगाना ही राइट टेक्निक का असल काम है। और रियल प्रॉब्लम में रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक। रियल प्रॉब्लम में दो कॉम्बिनेशन होती है टेक्निक की, एक A1 और दूसरा नॉन A1, और फॉर एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है। द एक्साइटिंग एरियाज ऑफ A1 एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, ये A1 एप्लीकेशन के कुछ एक्साइटिंग एरियाज हैं। ठीक है, रोबोटिक्स सबसे पहले अगर बात करें रोबोटिक की, तो ऑटोमेटिक मशीन्स दैट परफॉर्म वेरियस टास्क्स दैट वर प्रीवियसली डन बाय ह्यूमंस, यानी इंसानों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। वही बात है कि जो इंसानों ने काम किए थे वो अब रोबोट्स तय कर रहे हैं, यही इसका मकसद है। और अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास जो है, यानी कि ऑटोनोमस वेब एजेंट्स, ये कौन से होते हैं? ऑटोनोमस नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऑटो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म वेरियस एक्शन कंटिन्यूसली एंड ऑटोनोमसली ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल, यानी अपने ही प्रिंसिपल पर चलते हुए वो क्या करे, मुसलसल और लगातार कंटिन्यूली अपने आप जो है प्रिंसिपल अदा करता जाए, वो ऑटोनोमस वेब एजेंट्स कहलाता है। तो आगे जो है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम डिसीजन बना सकें। ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इनसे हम डिसीजन नहीं बनाते, ये सिर्फ हमारी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देते हैं डिसीजन ढूंढने में। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास टुडे गोल्स है डाटा मैनेजमेंट के, वो फर्स्ट टू लेक्चर सीक्वेंसेस के टुडे वी विल बिकम फेमिलियर, ये पिछले दो लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो डाटा मैनेजमेंट क्या है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ अ फ्यू डजन डाटा आइटम्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कुछ डाटा के दर्जनों को इकट्ठा रखना है कि ट्रैक पर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, यानी सिंपल आसान सा है। एंड दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आइटम्स डाटा, इसमें बहुत सारी जो अहमियत के हामिल डाटा आइटम्स है वो मौजूद होती हैं। डीलिंग विद मिलियन इवन बिलियंस ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, यानी बिलियन मिलियन, मिलियन से भी बिलियन जो है इसमें एक दूसरे से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो इसमें मौजूद होती, रिक्वायर होती हैं, और इनके लिए थोड़ा सा मोर केयरफुल होना पड़ता है इनके करने के लिए। यहाँ पर जो bolybooks.com के नाम से एक वेबसाइट है मेरे ख्याल से, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि इसमें इसमें सिर्फ ये समझाया हुआ है कि इसमें इतनी जो तादाद में बुक्स हैं उनकी प्राइस सारा कुछ है, उसके में जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसको कैसे मैनेज करता है। तो इसकी सिचुएशन जो है वो लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर है, तो इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स मौजूद हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ बुक्स मौजूद हैं, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटली अराइविंग हो रही है, ओल्ड वंस जो है वो जा रही है, न्यू आ रही है रेगुलर बेसिस पर, और इनकी जो प्राइस है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, प्राइस चेंज हो रही है, उसके बाद जो इनका आने वाला शिफ्ट हो रहा है ईच डे वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कुछ रिटर्न हो रही है, कुछ न्यू इन्वेंट हो रही है। इस पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट अगर देखें कॉस्ट क्या है, वो इंडिविजुअल बुक्स पर जो है वो अलग अलग होगी, उनका जो साइज ऑफ ऑर्डर है वो भी अलग अलग होगा। किसी ने किसी की कीमत जो है वो अलहदा हो तो उसकी मांग जो है वो अलहदा होगी, यानी उसके जो ऑर्डर वो 50 हुए, दूसरी को 60 हुए, इस तरह मुख्तलिफ हो गए। उनकी लोकेशन ऑफ कस्टमर, वो दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्क से ऐसे ऐसे कस्टमर आएंगे जो जिनकी लोकेशन भी मुख्तलिफ होगी। मोड ऑफ शिपमेंट मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कोई जो है, जैसा कि हमारे पास शिपमेंट का अगर मोड की बात करें, जैसे कि डाकखाना, TCS, इस तरह के KTS वगैरह, ये शिप मोड जो है, मोड ऑफ शिपमेंट ये अलग अलग है। तो इसी तरह कस्टमर जो है उनकी लोकेशन अलग अलग होगी तो उनके मोड ऑफ शिपमेंट भी अलग अलग होगा। इसमें कस्टमर पार्टिकुलर, यानी अब हम बात करें अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि वो जो हर कस्टमर होता है उसका नेम अलग होता है, उसका एड्रेस अलग होता है, फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह सारे अलग होते हैं, और ये डाटा डिलीट नहीं होता आफ्टर द कंप्लीशन, दैट इज नॉट डिलीटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये सेव कर लिया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है,
तो इसी में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। 1000 ऑफ डाटा आइटम्स चेंज एवरी डे, 1000 ऑफ एडिशनल डाटा आइटम्स बीइंग एडेड एवरी डे। तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है वो कौन सी है, वो सिक्योरिटी के बारे में। ये जो इशू होते हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में, ये आपने याद करने हैं कि इशू कौन कौन से होते हैं। डाटा एंट्री का होता है सबसे पहले, उसके बाद डाटा अपडेट करने का होता है, डाटा इंटीग्रिटी का होता है, डाटा सिक्योरिटी का होता है, डाटा एक्सेसिबिलिटी का होता है। डाटा एंट्री का कैसे होता है, इसमें रोज़ाना की बेस पर न्यू जो टाइटल होते हैं, न्यू कस्टमर्स होते हैं, वो ऐड होते हैं। और कुछ में मैनुअल एंट्री होती है। मैनुअल एंट्री के क्या होता है, मैनुअल एंट्री वो होती है जो खुद हाथ से की जाए, ठीक है, कंप्यूटर का जिसमें कोई रोल ना हो। तो इसी तरह इसको जो एक्यूरेटली अगर ऐड ना किए जाएंगे तो वो हमारे लिए जो है वो नुकसान का बायस होगा। और डाटा अपडेट्स का क्या मतलब है कि जो पिछले टाइटल थे वो डिलीट कर दिए जाएंगे रेगुलर बेसिस पर, और न्यू जो इन्वेंट्री चेंजेस आएंगे वो वहीं पर डाल दी जाएंगे। और बुक जो प्राइसेस है वो चेंज होगी, शिपमेंट कॉस्ट चेंज होगी, पर्सनल जो डाटा इंफॉर्मेशन था कस्टमर का वो भी चेंज होगा, और डिस्काउंट की जो स्कीम्स है वो भी चेंज होंगी। यानी जो पुराना कस्टमर है उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं और जो नया है उसको कम। इसी तरह अगर डाटा अपडेट में दूसरे में देखें तो इसमें अपडेट्स जो होती है वो ज़रूरी होती हैं, और ये चेंजेस नीड टू बी इंटर्ड एक्यूरेटली। अगर ये चेंजेस भी एक्यूरेटली ना इंटर की जाए तो इससे भी नुकसान होता है, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी में अगर बात करें तो हैकर्स जो होते हैं वो इस तरह की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खास करते हैं जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं। तो इसके लिए जो कस्टमर्स के सारा कुछ अगर हम संभाल कर ना रखें तो वो दोबारा शॉपिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए ऑथोराइज पर्सन या कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, इंक्रिप्शन, प्राइवेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, फायरवॉल्स, इंट्रूजन्स डिटेक्टर्स, वायरस डिटेक्टर्स। यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन याद करना वो ये है कि सिक्योरिटी कैन आल्सो बी इम्प्रूव थ्रू इन 5 चीज़ों से इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि इसमें हम मेंटेन करेंगे, करेक्ट करेंगे डाटा की कंसिस्टेंसी को, ठीक है, यानी ये वो रेगुलर तौर पर सही रहे। करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसिस्टेंसी, ये इसमें चीज़ें आती हैं। और इसमें जो आपने याद करना है वो इसके कॉम्प्रोमाइज्ड इन मैनी वेज, यानी इंटीग्रिटी को हम किस तरह से कंप्रोमाइज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग एरर्स, ट्रांसमिशन एरर्स, हार्डवेयर मेलफंक्शंस यानी हार्डवेयर का सही तरह से काम ना करना, प्रोग्राम्स बग्स, प्रोग्राम में कोई गलती आ जानी, वायरसेस, फायर, फ्लड एक्सेट्रा वगैरह, ये सारा क्या है डाटा इंटीग्रिटी के जो है कंप्रोमाइज्ड वेज हैं। इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक टाइप इंटीग्रिटी है, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट कार्ड है उसके 12 डिजिट्स हैं, तो हम अगर गलती से उसमें एक डिजिट ज़्यादा या कम लिख दें, या उसमें कोई नॉन न्यूमेरिकल यानी डिजिट जो उसमें नहीं लिखना चाहिए तो वो लिख दें, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा एक ये। और जो लिमिट इंटीग्रिटी है कि जिसमें हम वैल्यूज़ जो है डाटा की वो उसकी लिमिट रखें, रेंज रखें उनको इलीगल वैल्यू से उसको बचाने के लिए। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर एज है कि पर्सन जो है उसकी एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है, ठीक है। जो अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो हम अगर रेफरेंस दे रहे हैं किसी का तो अगर वो भी ठीक नहीं है तो वो भी जो है हमारे लिए नुकसान का बायस है। अगर एयरलाइन रिजर्वेशन है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है फ़्लाइट का, पार्टिकुलर फ़्लाइट का, तो अगर वो एयर का जो उसका फ़्लाइट का नंबर वो सही नहीं देगा, रेफरेंस सही नहीं देगा, तो वो भी उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर फिज़िकल इंटीग्रिटी की बात करें तो इसमें हमें जो है वो पता कर लेना चाहिए हार्डवेयर रिडंडेंसी, बैकअप्स एक्सेट्रा वगैरह, ये इसकी फ़िज़िकल जो है इंटीग्रिटी में शामिल होते हैं। डाटा एक्सेसिबिलिटी जो है, डाटा यानी डाटा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रॉपर वे में उसे इंटर किया हुआ होगा ना, तो हम उसे जब दोबारा उससे कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, जब उसके सर्च करेंगे तो वो हमारे पास सही आएगा। अगर वो डिसऑर्गेनाइज फैशन में हो तो वो हमारे पास सही नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट, इसके लिए क्या ज़रूरी है, डाटा बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एडिशनल इन्फो अबाउट द डाटा बी स्टोर्ड, यानी डाटा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए जिससे हम डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकें। यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि अगर दो कस्टमर एक ही चीज़ के लिए साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में जो अवेलेबिलिटी यानी चेक करें तो उसके लिए क्या है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन की टिकट है और दो जो पैसेंजर्स हैं वो दोनों जो है उसके लिए चेक कर रहे हैं लेकिन सीट एक ही है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऑन सीइंग इट्स अवेलेबिलिटी दे बोथ ऑर्डर द टाइटल फॉर विच अनफॉर्चुनेटली ओनली अ सिंगल कॉपी इज़ अवेलेबल।
तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि लॉक एक्सेस टू डाटा व्हाइल समवन इज यूजिंग इट, यानी अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो तब उस डाटा का जो एक्सेस है वो लॉक कर दो। यहाँ पर DBMS जो है वो हमारे पास है कि आर दी पॉपुलरली बट इनकरेक्टली आल्सो नोन एज databases, and a DBMS is the SW system that operates our database and is not the database itself। ये वही बात है कि database और database management जो सिस्टम है वो एक दूसरे को सिनोनिम्स समझे जाते थे लेकिन है नहीं, ये एक दूसरे को उल्टा है। डाटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, जबकि जो DBMS है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, उससे इनपुट निकालना है, ठीक है। सम पीपल इवन कंसिडर द डाटाबेस टू द कंप्यूटर DBMS, यानी ये वही बात है कि DBMS का डेटाबेस को जो है वो कंपोनेंट समझा जाता है, हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस शक्ल से वाज़ा हो रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट और डाटाबेस का तल्लक जो है वो DBMS नहीं है, बल्कि DBMS एक यूज़र प्रोग्राम है, ठीक है। ये यूज़र यानी ये वो बंदा जो इस कलेक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, इस डाटा जिसमें कलेक्शन है डाटा का उसको इस्तेमाल कर रहा है DBMS, ये वो चीज़ है। DBMS जो है वो हमारे पास स्टोर करता है, रिट्राइव करता है मैनेजमेंट ऑफ लार्ज डाटा सेट्स ऑन आवर डाटाबेस, एंड इसकी जो यहाँ पर आपने याद करना है वो ये है कि इसकी जो फैसिलिटीज़ में हमारे पास है कि इसमें हम एडिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डाटा जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो मेकिंग क्वेरीज अबाउट द स्टोर डाटा, प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स, समराइजिंग द रिक्वायर्ड कंटेंट्स। तो डाटाबेस की यहाँ दोबारा डेफिनेशन दी हुई है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा organized in such a fashion that the component can quickly search for a desired data item, यानी एक डाटा का कलेक्शन है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, जब हम उसको सर्च करें तो वो हमारे पास उसके आउटपुट जल्दी से दे दे। एंड इट ऑल डाटा आइटम्स इन इट आर जनरली रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर अ सिंगल डोमेन, यानी उनकी डोमेन सिंपल से एक सिंगल होगी और वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। इसमें हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल में दिया व्यू स्टूडेंट डाटाबेस, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसका डाटाबेस है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है, और यहाँ इंटर रिलेटेड बात हो रही है, यानी वो सारे जो इन्फॉर्मेशन होगी डाटा को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। स्टूडेंट का नेम, फोटोग्राफ, फादर के नेम, फ़ोन नंबर, स्टेट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोर्सेज बीइंग टेकन, कोर्सेज ऑलरेडी टेकन, ग्रेड्स, प्री व्यू एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर volybooks.com कस्टमर DB जो है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कस्टमर है तो उसका एड्रेस, नेम, ये वो भी बात है, और वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ये वॉलीबुक्स का स्टूडेंट है, समझ लो कि कस्टमर है, उसकी और इसकी सारा चीज़ें कि उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सारा कुछ जो है जो इंटर रिलेटेड होगा एक दूसरे से। ये सिर्फ वॉलीबुक्स कस्टमर जो है डाटाबेस है, वो व्यू स्टूडेंट डाटाबेस था। जो वॉलीबुक्स इन्वेंट्री है इसमें थोड़ा सा और चेंजेस हैं कि इसमें बुक का टाइटल आ जाता है, ऑथर आ जाता है, पब्लिशर, बाइंडिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्राइस, बुक के रिलेटेड आ गया, ठीक है। बुक की समरी आ गई, टेबल ऑफ कंटेंट जो उसमें मौजूद है, कस्टमर एडिटर्स, न्यूज़पेपर रिव्यूज़, नंबर इन स्टॉक, नंबर ऑन ऑर्डर, स्पेशल ऑफर डिटेल्स, ये सारे जो है वॉलीबुक्स इन्वेंट्री में आ जाती हैं। OS इंडिपेंडेंस क्या है? OS इंडिपेंडेंस एक सिस्टम है जो हमें इंटीमेट नॉलेज होता है, जो हमें जो डाटा के बारे में अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से उसका जो आउटपुट है वो जल्दी से दे देता है। ये स्टोर होता है किसमें? डाटाबेस में है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स ऑन द कंप्यूटर इज मैनेज्ड बाय द कंप्यूटर OS फाइल सिस्टम, और इंटीमेट नॉलेज ऑफ द OS इट्स फाइल सिस्टम इट्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू द डाटा, ये डाटा के बारे में ये जो है एक्सेस है वो जल्दी से दे देता है। और DBMS जो वो टेक्स केयर ऑफ दोज डिटेल्स, इसकी सारी डिटेल्स का जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टेक केयर करता है। इट हाइड्स द एक्चुअल स्टोरेज डिटेल्स और डाटा फाइल्स फ्रॉम द यूज़र। इसमें क्या है कि OS इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ द डाटा टू द यूज़र, मेकिंग डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजमेंट मच मोर कन्वीनियंट। एक जो डाटाबेस है उसमें हम क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं, तो पुराने दिनों में इसमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें थी जिसमें नंबर्स, बॉलियंस एंड टेक्स्ट, ये चीज़ें थी जो हम स्टोर कर सकते थे, लेकिन नाउ डेज एनीथिंग गोज, जो भी चीज़ हो वो हम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ डिजिटल डाटा इट कैन बी स्टोर, यानी वो डिजिटल डाटा तो उसको हम स्टोर करेंगे चाहे वो जितना भी हो, नंबर्स, बॉलियंस, टेक्स्ट, साउंड्स, इमेज और वीडियो, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। पहले जो ओल्ड डेज में साउंड्स, इमेज और वीडियो ये चीज़ें नहीं थी, तो वेरी ओल्ड डेज अगर जाएं तो इवन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वाज स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल नोन एज फ्लैट फाइल डाटाबेसेस, यानी फ्लैट फाइल डाटाबेसेस क्या है कि टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर किया जाता था, उसको फ्लैट फाइल डाटाबेसेस कहते हैं। इसमें आर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, और सिंगल लॉन्ग टैब और कॉमा डिलीमिटेड टेक्स्ट फाइल होती।
ईच ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जो एक ग्रुप इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम क्या कहते थे, रिकॉर्ड कहते थे। इन दैट फाइल वाज सेपरेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर वर्टिकल बार वाज अ पॉपुलर ऑप्शन। ये पॉपुलर ऑप्शन वर्टिकल बार का जो है एमसीक्यू इसको तौर पर आ सकता है कि जो स्पेशल कैरेक्टर था पिछले वेरी वेरी ओल्ड डेज में वो क्या था, वर्टिकल बार था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें ईच रिकॉर्ड कंसिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ फील्ड्स, यानी जो रिकॉर्ड था एक ग्रुप का वो उस फील्ड का कंसिडर किया जाता था। ईच फाइल कंटेनिंग सम डिस्टिंक्ट डाटा आइटम्स, हर फाइल में हर फील्ड में जो डाटा था उसके कुछ खास जो खसूसियात थी जो उसमें मौजूद होती थी। सबसे पहले ये फ्लैट फाइल डाटाबेस को देखें तो ये टेक्स्ट को ज़ाहिर कर रहा है, टेक्स्ट फाइल जो थी वो फ्लैट फाइल डाटाबेसेस होती हैं। उसके आगे जो उसके अंदर मौजूद है वो रिकॉर्ड है। ठीक है, और रिकॉर्ड के अंदर जो हमारे पास डाटा मौजूद होता था वो फील्ड कहलाता था। और फील्ड को जब हम सिफर करते थे उसमें डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती थी और उसको जो वर्टिकल बार से ज़ाहिर करते थे उसको रिकॉर्ड डिलीमीटर कहते थे। ये चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो जो ट्रबल है फ्लैट फाइल डेटाबेसेस को इस्तेमाल करने में वो ये है कि इट इज़ हार्ड टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और टू क्रिएट रिपोर्ट्स दैट इंक्लूड ओनली सर्टेन फील्ड्स फ्रॉम ईच रिकॉर्ड। यानी अगर रीज़न ये है इसका कि अगर हम सर्च करें सिक्वेंशली एक फ़ाइल को तो उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आए, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन आए, वो क्या होगी, ऑल बुक्स बाय सर्टेन ऑथर, यानी एक ही ऑथर के जो बहुत सारी बुक्स हमारे पास आ जाए। ये याद करने के लिए नहीं है बिल्कुल, इसको आपने याद नहीं करना, थोड़ा सा इसको एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर अगर टेबुलर अप्रोच दी गई है, सम रिकॉर्ड सम फील्ड्स बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि गुड बाय मिस्टर बोला अल्ताफ़ खान, पॉली बुक्स प्राइस 1000 इन स्टॉक वाई। ये यानी इसका आथर जो है वो अलग है, किताब का नाम अलग है, टाइटल अलग है, पब्लिशर अलग है और प्राइस जो वो भी अलग है। ये सारा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ टेबल की शक्ल में। यहाँ पर इसके फीचर और पॉसिबिलिटीज़ अगर देखें टेबुलर स्टोरेज की, ये आपने याद रखनी है। फीचर्स सिमिलर आइटम्स ऑफ अ डाटा फॉर्म अ कॉलम, सिमिलर आइटम जो होता है डाटा उसमें कॉलम बन जाता है। फील्ड्स प्लेस्ड इन अ पार्टिकुलर रो सम एज अ फ्लैट फाइल रिकॉर्ड आर स्ट्रांगली इंटररिलेटेड। अगर फाइल रिकॉर्ड की बात करें तो ये स्ट्रांगली रिलेटेड होती हैं और फील्ड जो थे वो एक पार्टिकुलर रो, एक लाइन में मौजूद होती हैं। One can sort the table with respect to any column that makes searching for all the books written by certain authors straightforward। यानी एक बुक्स जो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है, ठीक है, सर्टेन ऑथर जो उन बुक्स के मुख्तलिफ ऑथर हैं उनको मालूम करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा प्रोसेस बन जाता है इन सॉर्ट करने की वजह से टेबल को कॉलम के ज़रिए से। सिमिलरिटी सर्च करें तो 10 चीपेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स कैन बी इजीली अकम्प्लिश थ्रू अ सॉर्टिंग करने से, यानी अलग अलग करने से। और एफर्ट रिक्वायरिंग एडिंग अ न्यू फील्ड टू ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लैट फाइल इज मच ग्रेटर देन एडिंग अ न्यू कॉलम टू द टेबल। यानी एक न्यू टैब जो कॉलम है वो ऐड करना है, उसके बाद उसमें न्यू फील्ड जो है वो ऐड करनी है। ये थोड़ा सा टफ जो काम है बन जाता है। टेबुलर स्टोरेज इज़ बेटर देन फ्लैट फाइल स्टोरेज। ये एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है कि टेबुलर स्टोरेज जो है वो फ्लैट फाइल स्टोरेज से ज़्यादा बेहतर है। इस लेक्चर में टू लेक्चर सीक्वेंसेस है और ये सारा कुछ, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डेटाबेस SW पर होगा और इसके बारे में हम तफसीली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।